अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको चैप्टर 2 समझ आ रहा होगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आती है। अच्छा, सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट है इसकी बेसिक चीज़ें आपको आई थिंक समझ आ चुकी होंगी। हमने देखें, दो चीज़ों की वजह से हमने कहा था कि सप्लाई चेंज होती है। एक वो फैक्टर्स है जो अदर देन प्राइस हैं, और एक उसकी अपनी प्राइस। ठीक है। अगर अपनी प्राइस की वजह से सप्लाई कर्व में चेंज आ रहा है तो वो लॉन्ग दी कर्व मूवमेंट होगी। ठीक है। और अगर अदर देन इट्स ओन प्राइस, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई में चेंज आ रहा है तो हमने कहा था कि इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो हमने अजम्पशन के अंदर डिस्कस किए थे। इसमें होता क्या है कि सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ जाता है। अच्छा, वो शिफ्ट कैसे आ रहा होगा? या तो वो राइटवर्ड आ रहा होगा या वो लेफ्टवर्ड आ रहा होगा। राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड आने से सप्लाई चेंज हो रही होगी, बट उसकी रीजन उसकी प्राइस नहीं होगी, कोई भी और फैक्टर हो। ठीक है। अजम्पशंस में हमने ये फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इनको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम इनको इस लिहाज से पढ़ने जा रहे हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो है चेंज इन रिसोर्स कॉस्ट। ठीक है। रिसोर्स कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो रिसोर्सेज जिनकी कुछ कॉस्ट होती है और उन रिसोर्सेज को यूज करके हम किसी चीज को बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो बेसिकली रिसोर्स कॉस्ट कहलाती है। उन जितनी भी चार हमने रिसोर्सेज पढ़ी हैं उनकी जितनी भी कॉस्ट है उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, उसको रिसोर्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपने अपने पास नोट करते रहना है, याद रखना है। अल्टरनेटिव वे में ये यूज हो रहे होंगे। रिसोर्स कॉस्ट क्या है? आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनको जो आपने रिवार्ड पे करना है वो आपकी एक किस्म की कॉस्ट है। उनके लिए वो रिवार्ड है, आपके लिए वो कॉस्ट है। ठीक है। तो वो रिसोर्स कॉस्ट भी कहलाएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कहलाएगी, और बेसिकली ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज को प्रोड्यूस करने में यूज हो रहे थे, इसलिए ये कॉस्ट इनकर हुई है, तो इनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे इस चीज को जो इनको पैसे देंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है ना जिसकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, वो है चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या चेंज इन रिसोर्स कॉस्ट, या चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट की बनाने में जो कॉस्ट लग रही है ना, अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो उसकी वजह से उसकी सप्लाई जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। या तो वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, बट ये उसकी प्राइस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये उसको बनाने की जो कॉस्ट है उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है सप्लाई में। अच्छा, ऐसे क्यों हो रहा है? हर बिजनेसमैन जो है ना वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है काम कर रहा होता है। उसने एक सेल प्राइस रखी होती है और उसको एक कॉस्ट पड़ रही होती है। ये बेसिकली रिसोर्स कॉस्ट है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या प्रोडक्शन कॉस्ट है, या फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी इसको नाम दे। इसने ये सेल प्राइस पे चीज बेचनी है, से वो 100 रुपए की सेल प्राइस उसने एक चीज की रखी हुई है, और उसको बनाने में या खरीदने में उसको से कि 50 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। अब वो बिजनेसमैन कर क्या रहा है? वो 50 रुपए की चीज 100 में बेच रहा है और 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ये हम एक सिनेरियो बना। अब होगा क्या अगर ये सेल प्राइस उतनी रहे? सेल प्राइस देखें, हमने कहा था कि सेल प्राइस जो होती है ना, जो मार्केट में चल रही होती है वो सेल प्राइस होती है। अब समटाइम आपने देखा होगा मार्केट में कोई बंदा अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता पैसे लगा के, उसको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। आगे चल के हमने ये पढ़ना है। ठीक है। अभी हम इसको सिर्फ इतना रखेंगे कि एक चीज 100 रुपए की बिक रही है, अभी भी 100 रुपए की बिक रही है, उसकी प्राइस वो नहीं बढ़ा पा रहा, बट उसको बनाने में अगर जो कॉस्ट आती है या खरीदने में कॉस्ट आती है वो अगर बढ़ जाए, वो से कि 70 हो जाए, अब क्या होगा? 100 की वो चीज अभी भी बिक रही है, बट अब कॉस्ट जो है उसको बनाने में या खरीदने में, जो वो बंदा खरीद के बेचना चाह रहा है उसको वो 70 रुपीज लग रही है, तो अब उसका प्रॉफिट कितना होगा? 30। जैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है ना, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल लॉजिक आपने आज से याद रखनी है। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या रिसोर्स कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका प्रॉफिट डिक्रीज। जैसे ही उसका प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू होगा वो उस चीज को बेचना कम कर देता है। वो ये सोचेगा कि यार ये जो मैं कॉस्ट इतनी लगा के सिर्फ इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्यों ना मैं यही कॉस्ट किसी और चीज के ऊपर लगाऊं। तो जब वो उससे शिफ्ट करेगा किसी और चीज को बेचने पे, तो उस चीज की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट वो कमा रहा था,
पहले जब उसको कॉस्ट पड़ रही थी 50 रुपये, जैसे ही कॉस्ट उसको 70 पड़ी तो उसका प्रॉफिट गिर गया, वो 30 पे आ गया। अगर प्रॉफिट गिर गया तो अब वो क्या नहीं चाहेगा कि जितना वो पहले कमा रहा था अब भी उतना कमाए, तो वो कोई और चीज बेचना शुरू कर देगा। ये जो चीज थी जिसका प्रॉफिट कम हुआ है, इसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, इस चीज की प्राइस देखें, ये प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई फर्क नहीं आया। हमने कहा था लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम उसको फॉलो करें तो प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता तो वो सप्लाई बढ़ाता, बट यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। किसमें फर्क आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्स कॉस्ट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें चेंज आने की वजह से उसने अपनी सप्लाई कम कर दी। तो पैटर्न क्या चल रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी बढ़ेगी या रिसोर्स कॉस्ट जब भी बढ़ेगी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जब भी बढ़ेगी, ये तीन नाम मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये कॉस्ट जब भी बढ़ेगी आपका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो आप सप्लाई कम करोगे। तो याद रखना है। इसको अगर हम स्किप भी कर दें तो सिंपल रसूल क्या बन गया, कॉस्ट बढ़ेगी सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा, अब इसको जरा उल्टा करके देख लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट कम होगी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये आपने पैटर्न याद रखना। तो पहला क्या पॉइंट था? चेंज इन रिसोर्स कॉस्ट। सेकंड है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्निक। अच्छा, दो चीजें, एक है टेक्नोलॉजी एक है टेक्निक। टेक्नोलॉजी है कि कोई एक नई मशीन इन्वेंट हो गई है, या कोई एक नई ऐसी जो है ना डेवलपमेंट आ गई है जिसकी वजह से हो सकता है कि चीजें ज्यादा बनना शुरू हो जाए। अच्छा, आपको शायद याद हो या कहीं आपने टीवी वगैरह में देखा हो, ये जो धागा बनता है इसको किसी जमाने में ना रुई के साथ जो है ना वो लेडीज वहां बैठ के तो इसको धागे को निकालती थी। तो वो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता था कि एक आप कह लें कि वो नलकी से बनाने के लिए हो सकता है उनको महीनों लग जाते हैं। फिर टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर आती गई। अब टेक्सटाइल मिल्स हैं उसमें धागा बन रहा होता है, एक टाइम पे पता नहीं कितना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज हुई। इसमें क्या हुआ कि नई मशीनरी आ गई, नई एडवांसमेंट आ गई जिससे आपका चीजों को बनाने का टाइम कम हो गया, हो सकता है उसकी कॉस्ट भी कम होगी। एक यूनिट बनाने पे हो सकता है आपको 5 बंदे लगाने पड़ते हो, अब मशीन आ गई है उसके ऊपर एक बंदा खड़ा होगा, वो उन लोगों से 5 लोगों से 3 गुना हो सकता है ज्यादा बना रहा हो, और सिर्फ एक बंदे का खर्चा आ रहा होगा या मशीन चलाने का खर्चा आ रहा होगा या आपके मशीन की इन्वेस्टमेंट का खर्चा आ रहा होगा। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो एक तो वो आपका टाइम सेव करती है, सेकंड वो आपकी कॉस्ट भी सेव करती है। ठीक है, टाइम सेव करने से क्या मुराद है? अब कम टाइम के अंदर ज्यादा सप्लाई की जा सकती है। कॉस्ट से क्या होगा? कॉस्ट कम होगी सप्लाई ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक तो ये टेक्नोलॉजी का वर्ड मैंने आपको समझा। एक होता है टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? जैसे आपने क्रिकेट में टर्म सुनी होगी कि इस बैट्समैन की टेक्निक बहुत अच्छी है। वो एक टेक्निक से खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था, उसको मसला आ रहा था, वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने जब टेक्निक चेंज की तो वो ज्यादा स्कोर करने लगा। इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर भी एक अगर लेबर बैठा हुआ है, वो कोई ईंट बना रहा है, से हम एग्जांपल लेते हैं, वो ईंट बना रहा है उसको भी बनानी नहीं आती, उसकी टेक्निक सही नहीं है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा होगा, वो ज्यादा टाइम में कम सप्लाई कर पा रहा होगा, कम यूनिट्स बना रहा होगा। लेकिन अगर वो कहीं से टेक्निक सीख ले या नई टेक्निक किसी ने दरियाफ्त कर ली कि यार इस तरह बनाओ तो ये जल्दी बन जाती, अब क्या होगा? अब मशीनरी नहीं है, अब उसको बनाने का तरीका उसने नई टेक्निक से बनाना शुरू कर दिया, नई तरीके से बनाना शुरू कर दिया। अब भी क्या हो सकता है? अगर वो टेक्निक पहले से बेहतर है, कम टाइम लगेगा, ज्यादा यूनिट्स बनाएगा, हो सकता है उस टेक्निक से कॉस्ट भी कम लगे। जैसे कुछ चीजें होती है जिनको बनाते हुए ना कुछ उनका मटेरियल वेस्ट होना शुरू हो जाता है, अब उसको टेक्निक नहीं आ गई है, वो जो वेस्ट हो रहा है उसको भी कम से कम कर रहा है, अच्छे तरीके से बना रहा है, तो उससे क्या होगा कि वेस्टेज कम हो रहा है तो कॉस्ट भी कम हो रही होगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब भी कॉस्ट ज्यादा होगी प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम होगी। जब भी कॉस्ट कम होगी प्रॉफिट ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है, सप्लाई ज्यादा होगी। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट, जब भी कोई इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, उसकी वजह से लेस कॉस्ट लगेगी, लेस टाइम लगेगा और ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो जब इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आई, कॉस्ट लेस हुई, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, कॉस्ट का और सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है, प्रॉफिट का और सप्लाई का
पॉजिटिव रिलेशन, इन दोनों ने एक डायरेक्शन में मूव करना है। तो दोबारा देखते हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, बेहतर होगी टेक्निक या टेक्नोलॉजी, उससे क्या होगा? उससे एक तो कम टाइम में ज्यादा यूनिट्स बनेंगे। तो इस लॉजिक से सोचोगे तो जैसे टेक्निक बेहतर आएगी, ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम टाइम लग रहा है, ज्यादा सप्लाई बन रही। पहले एक चीज को बनाते हुए सालों लग जाते थे, अब वो दिनों में बन रही है, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई। दूसरे एस्पेक्ट से सोचो, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, कॉस्ट कम करेगी वो आपकी। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। ओके, आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है? ये हमने पहले भी अजम्पशन के टाइम भी डिस्कस किया था, ये हम आगे चल के मैक्रो के अंदर बड़ी डिटेल में टैक्सेस को पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो आप गवर्नमेंट को दे रहे होते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे पा रहे होते, इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। मैंने तभी एक एग्जांपल दी थी। अगर आप एक शॉप पे जाते हो, ठीक है, आपने एक लेस का पैकेट खरीदा या कोई भी बिस्किट खरीदा या कोई भी चीज खरीदी, उसके ऊपर आप अगर देखो ना, तो 16%, 18% इसी कोई रेट के ऊपर ना सेल टैक्स आपसे चार्ज हो रहा होता है। ये सेल टैक्स आपने गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जो बंदा ये लेस खाएगा ना, एंड कंज्यूमर होगा, उसने पैसे मुझे देने हैं टैक्स की सूरत में। अब आप लेस कंज्यूम करने जा रहे हो, आपने वो खरीदी, आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसे नहीं दिए, आपने लेस की कीमत के अंदर वो शॉपकीपर को पैसे दिए। ठीक है, शॉपकीपर आगे जाके गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। सो टैक्स आपने दिया, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं गया, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को गया। वो पहले शॉपकीपर के पास गया, उसने जाके गवर्नमेंट को जमा करवा, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अच्छा, अब जरा सोचें, एक बंदा है, वो कुछ चीज बनाता है, हम कहते हैं वो टीवी बनाता है, एलसीडीज बनाता है। वो जब एलसीडीज बना रहा है, तो उसको कुछ चीजें चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीजें चाहिए होंगी, उसको एक स्क्रीन चाहिए होगी, उसको कुछ वायर्स चाहिए होंगी, कुछ डिफरेंट पर्टिकुलर चीजें होंगी जो बनाने के लिए यूज होती हैं। ये सारी चीजें भी तो वो मार्केट से खरीद रहा है। और जब वो मार्केट से खरीद रहा होगा, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है वो टैक्स भी दे रहा होगा, सेल टैक्स दे रहा होगा। अब जब वो सेल टैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खुद जो चीज बना रहा है, उसकी कॉस्ट में कहीं ना कहीं सेल टैक्स इंक्लूडेड है या इंडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है। अब होगा क्या? जब वो इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जो मैं चीजें खरीद के लाता हूँ अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन चीजों की प्राइस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जैसे आपने लेस खरीदी थी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 16%, 18% दिया था ना, 16 रुपए, 18 रुपए, 100 के ऊपर आप एक्स्ट्रा दे रहे होते हो ना। तो इसी तरह जब आपने कोई रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कोई चीज खरीदी, उसके ऊपर भी आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर 16-18 से वो बढ़ा के 30 रुपए कर दें, 30% कर दें, अब क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, और आपको जब भी वो कॉस्ट चीज खरीदनी है, उसकी कॉस्ट के अंदर आपने 7 पैसे देने हैं। इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। इससे होगा क्या? इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। अगर इसको उल्ट देखें, तो इनडायरेक्ट टैक्स जब कम होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और आप सप्लाई बढ़ा दोगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडीज। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि लिंक्ड। ये देखिए, इसको अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एक नेगेटिव चीज हमें नजर आती है। ठीक है, नेगेटिव चीज इन द सेंस के हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे नजरिए से देखा जाए ना, तो ये हमारे लिए फायदा है, ये सब्सिडी है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट को कुछ फेवर दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, यहाँ पे गवर्नमेंट हमें कुछ फेवर दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जब हमें कुछ फेवर देती है, जैसे कुछ अर्सा पहले बार बार एक बात रिपीट होती थी, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, वापडा के जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट समटाइम क्या करती है कि अपनी जेब से कुछ बर्डन अपने शहरियों का बर्दाश्त करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये जो बर्दाश्त कर रही होती है, वो शहरियों को वो बेनिफिट दे रही होती है गवर्नमेंट, ये बेसिकली सब्सिडी कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले ना पेनाडोल जो गोली है, ठीक है,
पेन किलर है, ये शॉर्ट हो गई थी मार्केट से। अब इसके पीछे रीजन क्या था? शॉर्ट होने के पीछे रीजन ये थी कि पैनाडोल बनाने वाली कंपनी चाह रही थी कि अब हम इसको महंगा करें, इसकी प्राइस बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, जाहिर सी बात है, टैक्सेस वगैरह लग रहे होंगे। अब गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं, आपको बेशक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लग रही है, बट हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप इसकी प्राइस बढ़ाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के मुताबिक एक बेसिक मेडिसिन है जो हर शहरी की पहुंच में होनी चाहिए। अब इसी बात पे उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन रोक देते हैं, क्योंकि हम नुकसान में नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर हम बना के सस्ती बेचें, एक चीज आप 10 रुपए की से के बेच रहे हो, वो बनाने में अगर 15 रुपए लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। 5 रुपए का लॉस कौन बेयर करता है? उन्होंने कहा हम बनाना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें कॉस्ट ज्यादा लग रही है और हमें ये चीज सस्ती बेचनी पड़ रही है, तो हमारा इसमें नुकसान है। और वहां पे गवर्नमेंट एक काम कर सकती, गवर्नमेंट उन्हें ये कह सकती थी कि भाई देखो, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितने से बढ़ी है। थे वो कहते हैं कि पहले 10 रुपए की एक गोली है, हमें वो बनाने के लिए 8 रुपए लग रहे थे, 2 रुपए का हम प्रॉफिट कमाते थे। अब 1 रुपया बढ़ गया, 9 रुपए लग रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हमारा कम हो गया। तो गवर्नमेंट उन्हें ये कह सकती थी कि जो 1 रुपए का प्रॉफिट आपका कम हुआ है ना, वो हम आपको दे दें। ठीक है, हम आपकी 1 रुपए की कॉस्ट पेयर कर लें, या जो टैक्स आप हमें देते हो ना, हम उसमें से 1 रुपए की छूट दे देंगे, ताकि आप उसी प्रॉफिट के ऊपर रहो और उसी के ऊपर आप चीज को बेचो। ये सब्सिडी कहलाता है। ठीक है, जब सब्सिडी मिलेगी सप्लायर को, ठीक है, जो उन्होंने रॉ मटेरियल लेना है या लेबर के ऊपर सब्सिडी मिल रही हो, कोई भी उसका फैक्ट्री प्रोडक्शन के ऊपर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर उसको सब्सिडी मिल रही हो, इसका मतलब क्या है? सब्सिडी मिलेगी तो कॉस्ट कम होगी। जैसे टैक्स लगा था तो कॉस्ट ज्यादा होगी, यहाँ पे फेवर मिल रही है तो कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ा दोगे। ठीक, अब बड़ा आसान सा पॉइंट है, नंबर ऑफ सप्लाई। एक जगह पे 4 लोग बेच रहे थे चिकन की रेडियां लगा के, तो चिकन जो है ना, आप कह लो कि उसी हिसाब से वो बेचते थे। डेली के आते होंगे 20-25 मुर्गियां ज़िबा करते होंगे, वो मार्केट में 25 मुर्गियों की सप्लाई आ जाती होगी। अब हम कहते हैं वहां पे 15 लोग और आके अपने लगा के स्टॉल बैठ के, अब वो भी तो 20-20 10-10 मुर्गियां ज़िबा कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ते हैं, आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है, और वाइस वर्सा, अगर ये कम होंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अच्छा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये हमने डिमांड के अंदर भी जब शिफ्ट ऑफ डिमांड का पढ़ा था, वहां पे भी आपको पॉइंट आया था। तब भी मैंने आपको कहा था कि रिलेटेड गुड हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटेड गुड दो तरह की यहाँ पे भी होंगी, जैसे वहां पे दो तरह की। ठीक है, एक सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन होती है और एक कंप्लीमेंटेड प्रोडक्शन होती है। वहां पे आप कहते थे एक सब्सिट्यूट गुड होती है, एक कंप्लीमेंट गुड होती है। यहाँ पे दो हैं, सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन और कंप्लीमेंटेड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनको रिलेटेड गुड को, ये जो लास्ट पॉइंट है, इनको समझना भी जरूरी है। इनको समझेंगे तो ये पॉइंट समझ है। अच्छा, रिलेटेड गुड क्या है? रिलेटेड गुड एक है कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन, एक है सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन। इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन क्या है? अच्छा, एक कंपनी है, वो हाई क्वालिटी लेदर के साथ कुछ चीजें बनाती है। वो या तो लेदर बैग्स बना लेती है या लेदर शूज बना लेती है। ये दो ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, या वो बैग बना लेगी या शूज बना लेगी। वो एक खास लेदर लेके आती है, से हम कहते हैं ये ब्लैक कलर का वो लेदर कहीं से खरीदते हैं, हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी की ये लेदर है। जो उनको एक लिमिटेड सा स्टॉक मिलता होगा, उससे उनके पास ऑप्शन है, या तो वो बैग्स बना लें या शूज बना। ठीक है, तो अब क्या है? सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। आपको प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो फैक्टर प्रोडक्शन है ना, वो या तो इधर आप सारे यूज कर सकते हो या इधर कर सकते हो, या कुछ इधर कर लो कुछ इधर कर लो। इन दोनों के दरमियान आपने सब्स्टिट्यूट करके फैक्टर प्रोडक्शन को लगाते रहना। तो ये थे दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन के। मीट एंड हाइट। देखिए, लेदर शू, लेदर बैग जो थे, ये सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। एक ही प्रोडक्शन होगी, या सब्स्टिट्यूट कर लो, उसकी जगह सारा जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो इधर लगा लो, इसकी प्रोडक्शन कर लो। ये मीट एंड हाइट क्या है? ठीक है, ये गोश्त और उसकी खाद। ठीक है, ये क्या होते हैं? सॉरी, ये इसलिए होता है कंप्लीमेंट्री प्रोडक्शन के से, आपने गोश्त के लिए एक जानवर को ज़िबा किया, तो जब आपने गोश्त के लिए जानवर को ज़िबा किया, तो खाल आपको उसके साथ कंप्लीमेंट के तौर पर मिल गई। मतलब खाल आपके पास, गोश्त को ज़िबा करना है,
सॉरी जानवर को ज़िबा करना है, तो गोश्त तो आपको चाहिए होगा, तो इसलिए आपने जानवर को ज़िबा किया, लेकिन उसकी खाल साथ आ गई, या आपने अगर खाल लेनी है तो आपको खाल उतारने के लिए जो है ना जानवर को ज़िबा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, गोश्त और खाल ये दोनों कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, एक चाहिए दूसरे साथ खुद ब खुद आ जाए। इसकी और बेशुमार एग्जाम्पल, ठीक है। आपको पता है गन्ने का जूस जो है वो तो बिकता ही बिकता है, वो जो गन्ने का बचा हुआ मटेरियल होता है ना, जो मशीन में से बच के बाहर आ जाता है, वो भी बिकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप जूस बेचने वाले हो तो आपने जूस बेच के तो पैसे कमाए कमाए, वो जो बाकी मटेरियल बच गया वो भी आप बेच के कमा सकते हो, वो आपकी कंप्लीमेंट्री प्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से एग्जाम्पल, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन रही होती है ना, या पेट्रोल बनाया जा रहा होता है, तो कुछ ऐसी उसमें से चीजें निकल रही होती हैं, कुछ ऐसे ऑयल्स वगैरह, कोई ऐसी गैसेस वगैरह जो अलग से भी बिक सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक चीज बनाने जाते हो साथ एक चीज एक्स्ट्रा बन जाती है, तो वो आपको बेसिकली एक कंप्लीमेंट्री गुड दे रही होती है। जैसे गोश्त के साथ कंप्लीमेंट्री गुड क्या आ रही है, उसकी खाल या हाइड आ रही है, ठीक है। तो दो चीजें, एक सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन और एक कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन। अच्छा, इसको आज हम यहाँ ही कंटिन्यू नहीं करेंगे, आगे यहाँ ही रोकते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स टॉपिक होता है, बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है कि अब पहले तो दो चीजें थी, डिमांड के केस में हमने पढ़ी थी सब्सिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड, वो बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती। अब सप्लाई के केस में दो और चीजें आ गई, सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन, कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन। सो ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस लेक्चर को यहाँ पे ही हम रोकते हैं। आप एक दफा बाकी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।